तो देखिए आज के क्लास में जो हम लोग वर्क एनर्जी पावर में आगे डिस्कशन कर रहे हैं ना, दैट इज ऑल अबाउट योर काइनेटिक एनर्जी। हम लोग लास्ट टेस्ट सीखे थे, जब हम लोग लास्ट टेस्ट में क्लासेस स्टार्ट किए थे तो हम आपको एक इंट्रोडक्शन जैसा है ना, एकदम इनिशियल स्लाइड आपको दिखा रहे हैं। आपसे 3 वर्ड का एक अच्छा खासा हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसमें वर्क था, एनर्जी और पावर। ठीक है, वर्क हर किसी फोर्स का अपना अपना वर्क हो सकता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट जूल होता है, और यह हमारे लोग यूनिट के बेसिस पे अगर डायमेंशन आप लिखेगा तो ml²t-2 होता है। आपको इसमें बहुत गहराई से आपको है ना अलग अलग तरह के सिचुएशन में वर्क कैसे निकालना है, ये कल लास्ट डे आपको बताया गया। फिर आया था एनर्जी वर्ड, आपको ऐसे इंट्रोड्यूस कराए थे कि किसी भी वर्क को करने का जो किसी बॉडी के या सिस्टम के अंदर एबिलिटी होता है उसको आप एनर्जी कहते हैं। आज मेन फोकस हम लोगों का एनर्जी ही होगा, जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे आज के क्लास में हम लोग काइनेटिक एनर्जी से, उसके बाद फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में भी प्रोसीड करेंगे। और लास्ट वर्ड था पावर, जो तुमसे ये इंट्रोडक्शन जैसा बता दिया गया था कि वर्क करने का रेट, कोई काम को करने में जो आप समय लगाते हैं, काम किस रफ्तार से या किस रेट से आप करते हैं, उसको पावर कहते हैं। फिर आपको वर्क के अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैलकुलेशन करना है, कब हम लोग का कांस्टेंट फोर्स में कैसे काम करना है, वेरिएबल फोर्स में कैसे काम करना है, ये सब आपको एक एक करके बताया गया था। आज के क्लास में हम लोगों को मेनली डिस्कस करना है अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में मोशन करने का एबिलिटी, जब वो किसी भी बॉडी में वर्क करने का एबिलिटी जब वो मोशन में हो, उसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दैट एबिलिटी ऑफ एनी बॉडी और सिस्टम टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन किस फॉर्म में? जब बॉडी मोशन, अभी देखो हम यहाँ रेस्ट में, मेरे अंदर दूसरा एनर्जी होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए बॉडी का इस तरह का मोशन में होना जरूरी है। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन की वजह से बॉडी में काम करने का जो एबिलिटी डेवलप होता है, ये जाके किसी को धक्का मार के गिरा सकता है, ये जाके किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना, ये जाके किसी चीज को तोड़ सकता है। तो इसके अंदर जो वर्क करने का एबिलिटी आया वो इसके मोशन की वजह से आया। That particular ability to do work by virtue of its motion is called kinetic energy. क्या मेरी बात समझ में आई सबको? Yes sir. ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन लिख लो काइनेटिक एनर्जी का। The ability of any body or system, the ability of any body or system to do work by virtue of its motion, is called kinetic energy. उसको आप kinetic energy कहते हैं। By virtue of its motion is called kinetic energy. Is called kinetic energy. सही है। अब देखो, अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v स्पीड से चल रहा है, स्पीड है v, तो याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मूविंग बॉडी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ये सब आप जानते हैं, हाफ mv²। ठीक है, जब भी आप काइनेटिक एनर्जी लीजिए, चाहे कोई भी फॉर्मेट रहे, ऑलवेज रिमेंबर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही लेना है। अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी टर्म आपके साथ मेंशन है, जैसे हम कह दें कि देखिए जी ये रोड पे जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड, अगर ये रोड पे जा रहा है 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और इस राइडर का विथ बाइसाइकिल मास है सपोज 80 kg, then what is kinetic energy? Then your kinetic energy will be equals to half मास के जगह पे 80 kg और यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लो 6 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो, जो आया वही आंसर। इज दिस क्लियर? Yes sir. ठीक है, मान लो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपके पास रखें। इफ अ बॉडी ऑफ मास 50 kg is moving with velocity 10 I cap plus 20 J cap,
मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या आपको समझ में आया आपको क्या करना है? कोई एक बॉडी है जिसका मास है 50 केजी और वो 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपको उसका काइनेटिक एनर्जी बताना है। कैन यू से व्हाट इज योर आंसर? मास के जगह पे 50, बोलो यहाँ वेलोसिटी के जगह पे क्या लोगे? सर 10√5 अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, वेरी वेरी गुड का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, जो आए वही आंसर। मतलब आपको यहाँ पे जो भी आपके पास वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में अगर दिया है, यू नीड इट्स मैग्नीट्यूड, आपको उसका मैग्नीट्यूड पुट करना है, बस ये ध्यान रखना। तो पहला टर्म तुम्हारे सामने ये था जिस पे आपको फोकस रहना चाहिए, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट जूल होता है। अब आ जाओ दूसरा किसी टर्म में जो हम तुम्हारे साथ डिस्कस करें। एक वर्ड है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज रिलेटिव। ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। काइनेटिक एनर्जी जो आप किसी बॉडी का बताते हैं ना, वो एक रिलेटिव टर्म है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, जरा सोच के बताना, प्रैक्टिकल बात। एक ऑटो चल रहा है जिसका रफ्तार है 40 और पीछे से एक ऑटो 50 से आकर उसको टक्कर मार दिया, तोड़फोड़ हुआ, कुछ हुआ होगा। फिर वही ऑटो 40 से उधर से आ रहा, 50 से आके को फिर टक्कर मार दिया, फिर तोड़फोड़ हुआ होगा। क्या दोनों केस में तोड़फोड़ सेम है? नो सर, सेकंड वाला में ज्यादा तोड़फोड़, सेकंड वाले में ज्यादा है। इसका मतलब क्या है ना कि यहाँ पे जो तोड़फोड़ होने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए था सेकंड वाले में ज्यादा था, इसलिए डिफॉर्मेशन या फिर जो क्षति हुई है, खराबी हुई है, ज्यादा हुई है। बात समझे? यस सर। अब देखिए यहाँ वर्ड क्या है। एक्चुअली जब आप काइनेटिक एनर्जी दो मूविंग बॉडी का लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये एक ए बॉडी है जिसका वेलोसिटी है va, ये एक दूसरा बॉडी है जिसका वेलोसिटी है vb। आप यहाँ चार तरह का काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, चार तरह का काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, ये होगा हाफ मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये होगा हाफ मास ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। फिर आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहां आपको लेना पड़ेगा मास ऑफ ए, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का स्क्वायर। मेरी बात समझे क्या? यस सर। आपको यहां लेना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से आप अगर चाहो तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी बात कर सकते हो। तो यहाँ हाफ होगा, मास तो बी का होगा, लेकिन उसके बाद होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के मॉड का स्क्वायर। मतलब ये जो आप काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो वो बॉडी का एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी होता है, जो आप ये कह सकते हो कि किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया गया है। आप ये कह सकते हो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोला गया है। लेकिन ये दोनों काइनेटिक एनर्जी जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये है रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी जो मोशन में है उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आप बोल रहे हो। एक बॉडी जो मोशन में है उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आप बोल रहे हो। वैसे केस में जो टर्म आपके सामने आता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी। इज दिस क्लियर? यस सर। एक ही बॉडी का दो तरह का, दो क्या बोलो 10 तरह का काइनेटिक एनर्जी एक समय में होगा। मान लो जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, कोई हमको एक्स ऑटो से देख रहा है, कोई कार से देख रहा है, कोई फ्लाइट से देख रहा है, कोई जमीन पे खड़ा होके देख रहा है। हम वही हैं, मेरा एक्चुअल वेलोसिटी वही है, लेकिन मेरा रिलेटिव वेलोसिटी तो हर किसी के रिस्पेक्ट में अलग अलग है ना। यस। तो एक ही समय में मेरे पास एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा, एक ही वैल्यू होगा, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी एक ही होगा,
लेकिन रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी तो बहुत सारा हो सकता है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ और, वाई के रिस्पेक्ट में कुछ और, जेड के रिस्पेक्ट में कुछ और। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। क्या सबको समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक, तो दिस इज द थीम ऑफ रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक रिलेटिव वर्ड है, एक ही समय में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वर कौन है और आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यही इसका थीम। ठीक है, आगे आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है या थ्योरम बोलो एक्चुअली, और वो है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। लास्ट डे पे इस पे थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी आपसे कि किसी भी बॉडी पे जितना भी अलग अलग तरह का फोर्सेस काम कर रहा है, सारे फोर्सेस के वर्क का जो नेट सम होगा वो एक्चुअली बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। लास्ट टाइम इसका डेफिनेशन लिखा चुके हैं ना आपको? नो सर, डेफिनेशन नहीं हुआ। अच्छा ठीक, नो सर, डेफिनेशन ठीक है, ठीक है, हम अभी आपके सामने लिख देते हैं, कोई दिक्कत। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, work done by all forces acting on any body will be equals to change in kinetic energy of that body। किसी भी बॉडी पे कितना भी अलग अलग तरह का फोर्सेस वर्क करे, सारे वर्क का जो सम आप करोगे वो उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या यू कहो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। दिस इज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट। अब अगर हम ये आपको बोल रहे हैं कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ फोर्स, वेदर दैट फोर्स इज कांस्टेंट और वेरिएबल और समथिंग एल्स, तो आपको मैथमेटिकली स्कूल कभी कभी है ना प्रूफ मांग लेता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट फोर्स में एप्लीकेबल है या वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स में एप्लीकेबल है। पहले उस प्रूफ को कर लेते, फिर एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहला proof of work kinetic energy theorem in case of constant force। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का प्रूफ इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। देखिए ये एक सरफेस है, उस पे ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, ये अभी s इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे है, इसका स्पीड u है। इस पे राइट की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लगा, और जब ये ब्लॉक s इक्वल्स टू s डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो इसका स्पीड बढ़ के हो गया v। हम लोग को इस डाटा को यूज करके ये शो करके दिखाना है कि जो फोर्स वर्क किया वो बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। जो फोर्स वर्क किया वो बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, सी दैट। क्या हम F इज इक्वल्स टू ma लिखें तो एक्सेलरेशन आ गया F बाई m। बिकॉज मेरा फोर्स कांस्टेंट है तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? यस सर। फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो क्या v u और a के बीच का रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख दें? यस सर। हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे f बाई m इंटू s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाई m f इंटू s। m और
टू इधर भेज दो, m/2 कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू एस। लेफ्ट हैंड साइड में देखो हाफ mv स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mu स्क्वायर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और राइट हैंड साइड में देखिए वर्क। So what you can say that work done by constant force is equals to final kinetic energy minus initial, or you can say that कि work is equals to change in kinetic energy। क्या बोलते हो, समझ में आया? यस सर। तो कांस्टेंट फोर्स के केस में आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। चलिए बढ़िया है। आज के बाद पूछिए मत कि सर कांस्टेंट फोर्स में लगा, हम तो ये बात बताना चाह रहे हैं आपको कि आप फोर्स के बारे में कुछ नहीं जानते फिर भी आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो कांस्टेंट फोर्स में प्रूफ हो गया। चलो वेरिएबल फोर्स में भी दिखा। अच्छा, किसी को डाउट यहां तक? नो सर। कोई भी आप में से जिनको कोई प्रॉब्लम हो समथिंग? चलो ठीक, आ जाओ वेरिएबल फोर्स के केस में भी काम कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम in case of variable force के केस में। now see that F is equals to ma, so A is equals to F by m। चलिए वेरी गुड। फोर्स का वैल्यू है ma, तो एक्सेलरेशन F by m। अगर फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन क्या है? वो भी वेरिएबल है। अब अगर हमको यहां से वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए तो क्या यूज करें, इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर डैश समझ लो? कैलकुलस। वेरी गुड, कैलकुलस यूज करेंगे। अब कैलकुलस में भी हम थोड़ा कंफ्यूज है, मेरा कंफ्यूजन दूर किया जाए। dv बाई dt को लेके चले कि v dv बाई ds को लेके चले, किससे चलने से मेरा काम हो जाएगा, जो हम काम लेके बढ़े आगे? सर v डॉट dv बाई ds। v डॉट dv बाई ds को लेके चलिए सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको नहीं चुनेंगे, इसको लेके चलेंगे। सो आपके पास है v डॉट dv बाई ds इज इक्वल्स टू f बाई m। तो v डॉट dv, m को इधर भेज दो और s को ds को इधर भेज दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, m v डॉट dv एंड इंटीग्रेशन f डॉट ds। लेफ्ट हैंड साइड में m को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dv, और राइट हैंड साइड में क्या इसको हम वर्क लिख सकते हैं? वेरिएबल फोर्स का वर्क यही ना होता है, f डॉट ds का इंटीग्रेशन। यस सर। ठीक है, यहाँ m u से v, तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2, u से v, और यहाँ है वर्क। सो m बाई 2 अंदर आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू w। तो आपको फिर से मिलने जा रहा है हाफ mv स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्क। आपको फिर से मिलने जा रहा है वर्क इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, और आप बोल सकते हो कि वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या? मतलब ये कि तुम फोर्स कांस्टेंट लो, वेरिएबल लो, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हो उसको लो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते, याद रखिएगा उसका किया गया वर्क हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो यहां तक तुम्हारे पास है कि कैसे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम आप यूज करेंगे। आप जब अपना बुक बनाएंगे, डीपीपी बनाएंगे, पूरा इस पे है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पे। लेकिन होता क्या है ना कि स्टूडेंट है ना, जब डीपीपी देखता है कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम का है तो उसका दिमाग है ना वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पे लग रहा होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। पता है आपको एग्जामिनेशन और घर में क्वेश्चन बनाने में अंतर क्या है, और स्कूल का एग्जामिनेशन, कंपटीशन का एग्जामिनेशन, बोर्ड के एग्जामिनेशन में डिफरेंस क्या होता है? 2 मिनट आपका समय लेंगे, सुनिएगा।
जब आप कोई डीपीपी बनाते हैं तो उस डीपीपी पे एक हेडिंग रहता है कि क्वेश्चन इज ऑफ दिस टॉपिक, तो तुम्हारा दिमाग साइकोलॉजिकली क्या है ना कि उसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है, उसको बहुत ज्यादा इधर उधर सोचने का जरूरत नहीं है, वो उसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल बना रहा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट भी होता है और सही भी होता है। सही है। अब जब तुम बुक उठाते हो तो बुक में चैप्टर लिखा रहता है, टॉपिक नहीं। अब तुम्हारे दिमाग को क्या करना पड़ता है, पूरे चैप्टर का जितना भी टॉपिक्स है सबको दिमाग में रखना पड़ता है, और फिर आप न्यूमेरिकल बनाते हो तो उसको कभी कभी दिक्कत हो जाता है ये पहचानने में कि किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, तो वहां रिलेटिवली डीपीपी से थोड़ा कम क्वेश्चन बनता है, कारण वहां पे पूरे चैप्टर का मिक्सअप है, तो हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन काइनेटिक एनर्जी है, कौन वेरिएबल है, कौन वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है, कौन पोटेंशियल है, कौन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सो ऑन सो ऑन सो। अब आइए स्कूल के एग्जामिनेशन में, मान लीजिए जब आप स्कूल का एग्जामिनेशन जाते हैं तो वहां आपको पता रहता है कि ये 8 चैप्टर आ रहा है, फिजिक्स का एग्जामिनेशन देने गए हैं, तो आप उन्हीं 8 चैप्टर पे कंसंट्रेट होते हैं, पिछले 10 दिन से उसी का रिवीजन करते हैं, दिमाग में वही 8 चैप्टर बैठा रहता है, एग्जाम दे दिए। अब आइए थोड़ा बोर्ड एग्जामिनेशन पे। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक साल का पूरा पढ़ा हुआ चीज आ जाता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है कि फिजिक्स है, फिजिक्स है, तो आप 5 दिन पहले से 10 दिन पहले से खाली फिजिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं, 10-15 चैप्टर है और वहां जाके एग्जाम दे लेते हैं। सही है ना। अब आइए कंपटीशन पे। जब आप कंपटीशन में बैठते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी है आपका, सब एक साथ, 11, 12 सब एक साथ, मतलब ये पूरा जो दिमाग है ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के तुमको ये पता करना पड़ता है कि फिजिक्स में जो 11 और 12 दोनों आप पढ़े वो है कहां से। आधा का दिमाग वही खत्म, उसको पता ही नहीं चल रहा है। जिसको पता भी चल गया, इतना सारा चीज दिमाग में लोडेड है कि जो काम का चीज है वो बाहर का आएगा, ये तभी हो सकता है जब आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके घर से गए होंगे। बात समझ में आई। ये अंतर होता है कंपटीशन, स्कूल, घर, डीपीपी, इस सब में। इसलिए आपको टेस्ट जो आपका मैनेज करा जाता है उसको बहुत ध्यान से दीजिए। कभी कंप्लेन मत कीजिए कि देखिए सर सिलेबस ज्यादा है, ज्यादा, अरे सोचो उस दिन का, उससे ज्यादा तो नहीं ना दे रहे सिलेबस जो तुम्हारा पूरा आने वाला है एक साथ। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो कितना इजी जा रहा है, सब कोई जान रहा है कि हाँ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम चल रहा है, जो क्वेश्चन पूछेंगे वो यहीं से होगा, लेकिन ना, हम कुछ नहीं पूछने जा रहे हैं। जब आप बुक बनाइएगा आपको मिलेगा, डीपीपी में आपके पास है, फिर जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में, काइनेटिक एनर्जी किसी को डाउट समझने में? नो सर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तुम्हारे पास एक हेडिंग है, नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आप ये दोनों फिगर अच्छे से देखिए और दोनों फिगर में जो तुमको समझ में आ रहा है उस चीज पे पिक करने का कोशिश करो। क्या समझाने का कोशिश है, क्या समझाने का कोशिश है। इस फिगर को, इस सिस्टम को जरा गौर से देखो। इस सिस्टम में जो बॉडी इस स्प्रिंग के ऊपर गिरा, तो बॉडी का जो भी एनर्जी था स्प्रिंग अपने अंदर स्टोर कर लिया, करेक्ट है। यस सर। और फिर उसको रिटर्न भी दे दिया, अगर जरूरत पड़ा तो रिटर्न भी दे दिया। लेकिन यहां जब बॉडी इस प्लैंक के ऊपर गिरा तो ठक से आवाज हुआ और एनर्जी जो है वो हीट, साउंड, इन सब के फॉर्म में सिस्टम से लॉस हो गया। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। अच्छा, इन दोनों में से किस केस में बॉडी पे, इन दोनों में से किस केस में बॉडी पे फोर्स नहीं लगा? दोनों केस में बॉडी पे फोर्स लगा है। यहां जो फोर्स लगा वो स्प्रिंग फोर्स था, यहां भी बॉडी रेस्ट में आया है क्षण भर के लिए, और यहां भी बॉडी रेस्ट में आया है, लेकिन ये रेस्ट परमानेंट है। अभी अपने से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये रेस्ट है ना, टेम्पररी है।
ये स्प्रिंग उसको वापस से धकेल देगा, बॉडी फिर ऊपर जाएगा। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ऐसा फोर्सेस जिसके अगेंस्ट में, देखो यहां स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में ये बॉडी काम किया, ये स्प्रिंग फोर्स है। इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में बॉडी काम किया, तो बॉडी का जो किया गया वर्क था वो स्प्रिंग अपने अंदर स्टोर कर लिया। बॉडी का जो किया हुआ वर्क था वो स्प्रिंग अपने अंदर स्टोर कर लिया। दैट टाइप ऑफ फोर्स अगेंस्ट विच, जिसके अगेंस्ट में अगर आप काम करते हैं तो सिस्टम उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, लॉस नहीं करता, स्टोर करता है, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हो गया ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट में अगर आप काम करें तो सिस्टम उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, लॉस नहीं होने देता, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे स्प्रिंग फोर्स, सुनते जाना, सब अभी लिखाएंगे। स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, दीज आर दी फोर्सेस विच आर कंजर्वेटिव। उसके अगेंस्ट में अगर तुम काम करो, देखो जैसे तुम एक धनुष लिया और उस पे है ना ऐसा तीर चढ़ा के खींच दिया, तो वहां पे तुम इलास्टिसिटी के अगेंस्ट में काम किया, क्या वो सिस्टम अपने अंदर स्टोर कर लिया है? यस सर। Yes, sir. इसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो इलास्टिक फोर्स है उस सिस्टम का, वो कंजर्वेटिव है। उसके अगेंस्ट में जो तुम काम किए वो सिस्टम अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट में किया गया वर्क सिस्टम अपने अंदर स्टोर कर ले, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। आई होप सो कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल मतलब इससे रिलेटेड। इसको mg के अगेंस्ट में उठाएं, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ, यस सर। छोड़ेंगे तो mg खींच लेगा। यस सर। तो mg इज ऑल्सो ग्रेविटेशन। यस सर। ठीक, अब जरा यहां जाओ, यहां भी एक फोर्स लगा था, ये प्लैंक उस पे एक फोर्स लगाया था, उसी वजह से तो ये रुका है। लेकिन इस फोर्स के अगेंस्ट में जो काम था वो सिस्टम स्टोर नहीं कर पाया। हीट, साउंड, डिफॉर्मेशन, इन सब के फॉर्म में सिस्टम से लॉस हो गया। बोलो सही है? यस सर। ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट में किया गया वर्क सिस्टम स्टोर नहीं करता, सिस्टम से हीट, रेडिएशन, डिफॉर्मेशन, साउंड, इन सब के फॉर्म में लॉस हो जाता, उसको आप कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो जिसके अगेंस्ट में किया गया काम सिस्टम स्टोर नहीं करता, लॉस कर देता है। किस फॉर्म में लॉस करता है भाई? तो हीट, साउंड, डिफॉर्मेशन, इस तरीके के रेडिएशन, इन सब के फॉर्म में लॉस करता है, उसको आप कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के अगेंस्ट में रब कीजिए, क्या आप वहां पे हीट महसूस कर रहे हैं? यस सर। आप काम कर रहे हैं, आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन उसको स्टोर नहीं कर रहा है, उसको लॉस कर रहा है, लगातार हीट, रेडिएशन के फॉर्म में लॉस कर रहा है। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। आई होप सो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? यस सर। ठीक, तो चलिए भाई फटाफट है ना दो डेफिनेशन लिख लो। टॉपिक रहेगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहले लिखो कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखो इसमें, those forces are said to be conservative, those forces are said to be conservative against which work done will be stored
against which work done will be stored in the form of potential energy of system. Against which work done will be stored in the form of potential energy of system. For example, spring force, comma, elastic force, comma, gravitational force, comma, electrostatic force, comma, magnetic force, etc. Magnetic force, etc. हो गया? हो गया सभी का? यस सर। अगला लिखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. लिखिए, those forces against which work done, those forces against which work done does not stored inside system and it will be lost. It will be lost in the form of heat, comma, radiation, comma, sound or deformation, are called non-conservative forces. Are called non-conservative forces. Are called non-conservative forces. ठीक है? For example, friction, comma, viscous drag force, comma, resistance force of any fluid, resistance force of any fluid, etc. Resistance force of any fluid, etc. क्या बोलते हो, हुआ सबका? यस सर। अब इसका एक खास कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को देखो. मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स है. अगर आप किसी एक बॉडी को ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक ले जाते हैं, एक बॉडी को ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक ले जाते हैं, 3 अलग अलग रास्ता है. तो याद रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स does not depends on path. ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता. It only depends on initial and
फाइनल पॉइंट, ये केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या तीनों ही पाथ से इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है? यस तो चाहे वर्क फर्स्ट केस में बोलो, वर्क सेकंड केस में बोलो या वर्क थर्ड केस में बोलो, तीनों सेम होगा। चाहे वर्क फर्स्ट केस में बोलो, वर्क सेकंड केस में बोलो या वर्क थर्ड केस में बोलो, तीनों सेम होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन जब आप बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करता है। इसको इस बात से भी पूरा मतलब है कि आप इनिशियल और फाइनल के बीच कौन सा रास्ता तय करते हैं। क्या इन तीनों केस में फॉलो किया गया पाथ सेम है? नो सर, नहीं सेम है, तो वर्क भी सेम नहीं होगा। अब कोई कोई ये सोच सकता है कि सर किस केस में वर्क ज्यादा होगा, तो याद रखना जिस केस में पाथ बड़ा है। यहां तुमको क्या लगता है? थोड़ा हम ग्रीन और ब्लू में संदेह में हैं, कौन तुमको लग रहा बड़ा है? ब्लू। चलो ठीक, तो ब्लू वाला अगर आप बड़ा मान के चलते हैं तो आपका वर्क का ये ऑर्डर होगा। इज दिस क्लियर? यस जो पाथ बड़ा होगा उस केस में वर्क बड़ा होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्क पाथ पे डिपेंडेंट है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे समझो ना, ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास ये जो मार्कर है उसको हम यहां रखते हैं और यहां से एक बार में हम सीधे अपने सर पे रख लिए, तो 2 फीट का हाइट है भाई, ठीक है। वर्क डन mg के अगेंस्ट में किए होंगे कुछ। अब दूसरी बार क्या किए, इधर 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 घुमाए पूरा और फिर लाके यहाँ रख दिए। क्या दोनों केस में किया गया वर्क mg के लिए सेम है या डिफरेंट? सेम है। सेम है। उसको केवल वर्टिकल हाइट से मतलब है, mg लग रहा है उसके अगेंस्ट में, mg लग रहा है उसके अगेंस्ट में, बाकी आप इधर उधर क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, वो केवल इनिशियल फाइनल स्टेट देखता है। इसको कहते हैं पाथ से इंडिपेंडेंट। अब देखो मेरे हाथ पे हम फिंगर को रन कराते हैं, लाइक सीधा स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है आपको, सीधा स्ट्रेट लाइन चला दी, तो हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम किए और अगले बार हम इसको ऐसे ऐसे जिगजैग करके यहां पहुंचाए। क्या दोनों केस में फ्रिक्शन के लिए अगेंस्ट में हम सेम काम किए हैं? नो सर, सेकंड वाले में ज्यादा या कम? सेकंड वाले में ज्यादा, तो मतलब पाथ बढ़ा तो ज्यादा, सही है। तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव था। क्या किसी को अभी भी डाउट है कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव में कुछ? नो सर। क्या जी सबको ठीक ठाक? तो फिर बढ़िया, आगे नाम है पोटेंशियल एनर्जी, बता चुके हैं। अगर आप कंजर्वेटिव बोलो, देखिए नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। और हम अभी आपको शुरुआत से ही बता चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी का सीधा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्क। आप किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में अगर आप वर्क करते हैं तो सिस्टम उस वर्क को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कभी भी अगर आप किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करेंगे, सिस्टम उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है और स्टोर किया हुआ वर्क पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। आप हर फिगर को देखिए ध्यान से, पहले तो इनको देखो ध्यान से। ये क्या इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? इलास्टिक फोर्स, यस सर। यहां देखो, क्या ये काम हमारे स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में है? कंप्रेशन भी इलोंगेशन भी दोनों स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में है। कंप्रेस करना भी स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में, इलोंगेट करना भी स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में।
यहां हम लोग किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? यहां हम लोग काम कर रहे हैं mg के अगेंस्ट में। देखो mg के अगेंस्ट में ये ऊपर है, mg के अगेंस्ट में ये ऊपर है। क्या बोलते हो, समझे? कभी भी अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, सिस्टम उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे समझें, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स will be stored as increase in potential energy of system or body। अगर हम लोग कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करेंगे, सिस्टम उसको अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज के तौर पे रख लेगा। मतलब हम आपको ये बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। ये तुमको बोला जा रहा है। मतलब क्या बोल रहे हैं सर? हम ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी का आज तक कोई भी ऐसा इक्विपमेंट बना ही नहीं, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल वैल्यू बता दे। वाह, साइंस इतना डेवलप कर गया, अभी आप ये बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल यही बोल रहे हैं। आज तक कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना, इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो किसी बॉडी के एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बता दे। तो फिर सर जो हम लोग इतना साइंस पढ़ते हैं, साइंस डेवलप हो गया, ही हो गया, इसका मतलब क्या है? आज तक आप जो भी पढ़े हैं, अब आप में से कोई डेवलप कर दे तो एक अलग बात है, वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम इसके पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेंगे तब हम इसका वैल्यू लिखेंगे। इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्या? हो सकता है कोई जमीन को लेवल ले लेगा, तो क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा? नो सर। इसको 0 मानोगे तब इसको लिखोगे, या यहां 0 मानोगे तो इसको लिखोगे और इसको भी लिखोगे। करेक्ट बात बोल रहे हैं? यस सर। इसलिए जब कभी भी आप पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन करें ना, पोटेंशियल एनर्जी मेजरमेंट ऑलवेज रिक्वायर्ड रेफरेंस लेवल। पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप मेजरमेंट, अगर हम बोलेंगे देखो जी ये जो मार्कर है वो मेरे हाथ में रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, कोई बोलेगा mgh, कोई बोलेगा 0, कोई बोलेगा माइनस mgh। हम बोले चल भाई कोई गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन हम पूछेंगे ठीक 0 जो बोला वो क्या बोला? बोला सर आपके हाथ को ही हम रेफरेंस लेवल लिए हैं इसलिए 0 बोल रहे हैं। कोई बोला, हम बोले mgh बोला तो क्या बोला? बोला सर नीचे वाला जो फ्लोर है उसको हम लिए हैं रेफरेंस लेवल, तो mgh बोल रहे हैं। हम बोले तो फिर माइनस mgh कैसे बोला? तो बोला सर छत्ता को ले लिए थे रेफरेंस लेवल, माइनस mgh। एकदम सही, तीनों सही। मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी का जब वैल्यू बोलिएगा तो आपको साथ में ये रेफरेंस लेवल जरूर बताना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी मेजरमेंट ऑलवेज रिक्वायर्ड रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल आपको लेना पड़ता है। स्प्रिंग का रेफरेंस लेवल जनरली है ना, उसका नेचुरल लेंथ होता है। जो इलास्टिसिटी है वहां रेफरेंस लेवल जनरली नेचुरल लेंथ होता है। ग्रेविटेशन जब आप पढ़ोगे, ग्रेविटेशन, हम ग्रेविटी का बात नहीं कर रहे, हम ग्रेविटेशन का बात। ग्रेविटेशन में बाय कन्वेंशन रेफरेंस लेवल इंफिनिटी पे माना गया है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रो रेफरेंस लेवल इंफिनिटी पे माना गया। लेकिन हर जगह रेफरेंस लेवल के बगैर तुम पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ाई कर ही नहीं सकते। क्या मेरी बात तुमको समझ में आई? अरे बोलो, समझा कि नहीं? यस सर। ठीक, यस सर। अब चलो इन्हीं सबको मिला जुला के आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज measure with respect to any reference level. Third, at reference level potential energy is equals to 0. जब बॉडी रेफरेंस लेवल पे है हम लोग मान के चलते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सर इसका मतलब ये, सुनिएगा, हम कुछ ऐसा बात बोल रहे जो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, सो बी केयरफुल। मान लीजिए मेरा अभी जो एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, सपोज 200 है, उसको हम 0 मान ले, तो जब 210 होगा तो उसको क्या बोलोगे? +10। और 190 होगा तो -10। बस यही कॉन्सेप्ट। आप शुरुआत में एक रेफरेंस लेवल, हर न्यूमेरिकल में जब भी पोटेंशियल एनर्जी आप बनाएंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, हमेशा एक रेफरेंस लेवल सेट कर लेंगे। उस रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी आप 0 मानेंगे। अब वहीं से प्लस सोचेंगे, वहीं से माइनस सोचेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस। ठीक। अगला फोर्थ, ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ potential energy of any body depends on choice of reference level। आप किसी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बताइएगा ना, वो अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। कोई फ्रेम यहां लेगा उसका अलग आंसर है, कोई यहां लेगा अलग आंसर, कोई वहां लेगा अलग आंसर, कोई वहां लेगा अलग आंसर आएगा। सबका आंसर अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा। लेकिन बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑलवेज हैव सेम वैल्यू। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमेशा सेम आएगा, चाहे रेफरेंस लेवल कुछ भी। चलिए ये बात तो प्रूफ करना होगा, ये बात तो आपको दिखाना होगा। देखिए यहां पे हम आपके सामने 3-4 लाइन दिखा देते हैं। हर लाइन के बीच का जो हाइट है वो स्मॉल h है, स्मॉल h है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। B पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है, उसको आप इस रास्ते से लाके C तक पहुंचा दिए। B मतलब इनिशियल पॉइंट और यहां C मतलब फाइनल पॉइंट। ओके, B मतलब इनिशियल पॉइंट और C का मतलब फाइनल पॉइंट। अगर हम तुमसे बोलें कि देखो भाई रेफरेंस लेवल यहां लिखना, फिर उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल वैल्यू लिखना, फिर पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू लिखना, और फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना, जो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना। तो देखो अगर हम रेफरेंस लेवल ए को लेंगे तो कोई बताओ तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -mg। नहीं mgh होगा ना, माइनस क्यों होगा? इससे ऊपर है ना, इससे ऊपर है ना। यस। फाइनल बोलो। 2 mgh। क्योंकि हाइट 2h है। अच्छा चेंज बोलो, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो, चेंज बोलो। mgh। वेरी गुड। अच्छा अगर हम रेफरेंस लेवल बी ले ले तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो 0। वेरी गुड। और फाइनल mgh। mgh, तो चेंज भी mgh होगा।
यस सर। अगर हम C को रेफरेंस लेवल ले लें, C को, तो बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -mgh। -mgh। फाइनल बोलो। 0। चेंज निकालो। D भी इसी तरह सोच लो। D में बता दो इनिशियल कितना होगा? -2 mgh। फाइनल कितना होगा? -mgh। चेंज कितना होगा? mgh। अब जरा गौर करो, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा उसको राइट में वेरीफाई करो। अगर तुम रेफरेंस लेवल A लिए, B लिए, C लिए या D लिए, हर बार अलग अलग रेफरेंस लेवल लेने से वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हर बार अलग अलग आया है ना? यस। लेकिन चेंज हर केस में सेम है। बोलो सही है? यस। इसी चीज को यहाँ लिखा है कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल। ए लीजिएगा अलग, बी लीजिएगा अलग, सी लीजिएगा अलग, डी लीजिएगा अलग। लेकिन जो चेंज है कोई दो पॉइंट के बीच, वो कभी रेफरेंस लेवल के चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब मान लो जैसे तुम एक फिजिक्स का टीचर है और तुमको हम बोल दे क्वेश्चन बनाओ भाई, तो तुम चाहेगा ना कि सब स्टूडेंट का आंसर एक ही आए? यस सर। तो बताओ तुम पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन बनाएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से? पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत बड़ा बेवकूफ है लग रहा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से ना बनाएंगे यार, आंसर सेम आएगा। नहीं तो तुम ही को स्टूडेंट चरा देगा, बोलेगा हम तो ठीक है बनाए, आप ही ना चुने थे, आप बोले थे क्या कि कौन सा रेफरेंस लेवल लेना है। बात मेरी समझ में आई? यस सर। तो याद रखना, ये सब भूलना मत। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नो सर। आप सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी, या आप लिखते हैं mgh। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, ये वैल्यू होता है 12kx²। ये दोनों आपको अभी पढ़ना है चैप्टर के अंदर। फिर आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़िए ग्रेविटेशन का, जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़िएगा उस समय आएगा। ये होता है -gm1m2/r। फिर 12 में आइएगा तो पढ़िएगा पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और ये होता है kq1q2/r एंड सो ऑन, बहुत सारा। ठीक है, तो ये सब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सब आ कैसे रहा, इन सब का एक ही थीम है। क्या थीम है? फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट and it will be equals to change in potential energy। बस यही थी। हम आपको एक ऐसा लाइन लिख चुके हैं जिसपे आप 11-12 मिला के 20 से प्लस डेरिवेशन कीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी पे 20 से ज्यादा डेरिवेशन है, लेकिन हर डेरिवेशन का थीम यही है कि आपको एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देना है। पिछले दिन आप में से कोई एसएचएम में बैठा था क्या? इन्फॉर्मेशन नहीं था सर। कैसे नहीं था? हम ही बोले थे, समझा? सर टाइम नहीं ना पता था सर। हाँ, पूछ लेता फोन करके। हाँ सर। तो उस समय भी पोटेंशियल एनर्जी आया। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो चलती हैं हम लोग को। अभी हम लोग के पास क्या है ना कि अभी हम लोगों को ये दो डेरिवेशन कर लेना है जो इस चैप्टर का है आपका, ये दो डेरिवेशन आपको करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला पोटेंशियल एनर्जी
अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब आप बात कर रहे हो mgh का, ध्यान से। यहां पे एक बॉडी जिसका मास है, आप इसको ले लो रेफरेंस लेवल, ठीक है। आप इसको ऊपर की तरफ एक F फोर्स से खींच रहे हो, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो देखो जरा ध्यान से, ये एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से उठा के ले जाएगा, और जो इसका इनिशियल हाइट h1 था उससे फाइनल हाइट h2 पे ले जाके इसको यहां रख देगा। अब ये सोचिए कि अगर हम इस ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उठाना चाहते हैं, स्लोली स्लोली ऊपर उठाना चाहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो क्या मेरा एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्ट mg के बराबर होगा? यस। टू मूव बॉडी अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, F external will be equals to mg। मतलब आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो mg है, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स है। आप अपना टारगेट हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको क्या निकालना है? आपको वर्क निकालना है। आप हमेशा दिमाग के कोने में इस बात को मेंटेन रखिए कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको क्या निकालना है? वर्क निकालना है। अब मेरा फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट फोर्स का वर्क आप कैसे निकालते हैं? सो वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स, इस कांस्टेंट फोर्स का आप वर्क कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा फोर्स लेंगे और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट है ना? यस। तो फोर्स है mg, और क्या इसका डिस्प्लेसमेंट h2 माइनस h1 है, देखो तो यही है ना? यस। हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि जो आपका वर्क है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mg h2 माइनस h1। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, लिख दें mg h2 माइनस mg h1। समझिए समझिए, लॉजिक को समझिए। जब फाइनल हाइट h2 था तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg h2, जब इनिशियल हाइट h1 था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg h1। सो at any instant if small h is height from reference level, then potential energy is equals to mgh। उस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh। अगर रेफरेंस लेवल से हाइट है h तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है mgh। क्या किसी को कोई डाउट समझने में? नो सर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिराइव करो जी mgh का डेरिवेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया, तो दिस इज द प्रोसेस। किसी को कोई डाउट? नो सर। सेकंड, आज का लगभग लास्ट टॉपिक, सी दिस concept of spring potential energy, that is half kx square. How it comes? See this figure. एक स्प्रिंग है, अपने नेचुरल लेंथ में है, ये स्प्रिंग का अपना इनिशियल नेचुरल लेंथ है। अच्छा, अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है तो यही उसका रेफरेंस लेवल है, ठीक है? स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है तो यही उसका रेफरेंस लेवल है। अब आप मानो ऐसा कि किसी इंस्टेंट पे स्प्रिंग को आप x इलोंगेट कर दिए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इसमें।
अगर आप x इलोंगेट कर दिए तो स्प्रिंग अपने वापस से उसी पोजीशन पे जाने के लिए फोर्स लगाएगा kx। बोलो सही है? यस सर। अभी अगर आप इसको इलोंगेट करना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे। यस सर। क्या इसका भी वैल्यू होगा kx? यस वेक्टर फॉर्म में चलते हैं, थोड़ा वेक्टर फॉर्म से आपको इसका इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिलेगा। वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म ध्यान से, क्या स्प्रिंग फोर्स को आप लिखते हो माइनस kx? यस देखो देखो समझो, फॉर elongation in spring, slowly धीरे धीरे मेरे पास जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उसका मैग्नीट्यूड तो स्प्रिंग फोर्स के बराबर चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। फिर से, मेरे पास जो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स जो चाहिए उसका मैग्नीट्यूड स्प्रिंग फोर्स के बराबर चाहिए, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट चाहिए ना। स्प्रिंग फोर्स ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स नीचे, मैग्नीट्यूड बराबर। बोलो ठीक है? तो आप जब इस एक्सटर्नल फोर्स को लिखोगे तो माइनस, और पहले से यहां एक माइनस है, यहां है, तो क्या मेरा एक्सटर्नल फोर्स kx आ जाएगा? यस वैसे तुम देखो कितना सुंदर वेक्टर काम कर रहा है। देखो x नीचे था, स्प्रिंग फोर्स ऊपर था, तो दोनों वेक्टर अपोजिट में है। यस देखो माइनस है, लेकिन x नीचे है, एक्सटर्नल फोर्स भी नीचे है, दोनों वेक्टर एक तरफ है, देखो प्लस है। यस सर। अब बताओ ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। अरे यार वेरिएबल है, x है इसमें, तो वेरिएबल है तो इसका वर्क निकालना पड़ेगा। नाउ वर्क ऑफ दिस वेरिएबल फोर्स, याद करो पिछले दिन पढ़ा है कुछ। इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। so work will be equals to integration of kx dot dx, k बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx। बताओ x का इंटीग्रेशन बोलो। x स्क्वायर बाई 2। x स्क्वायर बाई 2। हो गया काम। Since work is equals to change in potential energy, so change in potential energy is equals to half kx square। ये half kx square है। क्या हम इसको फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर लिखें? अब रुक जाओ सब कोई, जरा देखो ध्यान से। इनिशियली तो वो नेचुरल लेंथ में था, तो क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत का 0 है? यस तो आप फाइनल को u लिखते हैं, इनिशियल को 0 करते हैं, और यहां आता है हाफ kx स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा हाफ kx स्क्वायर। सब कोई देख लीजिए बोर्ड पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन। वर्क एनर्जी पावर में 2 डिराइवेशन है जो आ सकता है या आएगा लगभग। एक है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वो डिराइवेशन आएगा या आता है, और दूसरा है आपके पास स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का डिराइवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। डिराइव दैट, दिस इज द प्रोसीजर। कहीं किसी को कोई डाउट समझने में? अच्छे से देखो, कोई भी डाउट हो बात कर लो। कहीं किसी को डाउट? सर मिडल सर जो बीच में लिखे सर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना, फॉर इलोंगेशन इन स्प्रिंग से। स्लोली, हमको खींचना नहीं है, हमको धीरे धीरे खींचना है, क्योंकि तुम ज्यादा कस के खींच देगा ना तो तुम्हारे एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस हो जाएगा।
तो वो स्लोली खींचना है, स्लोली खींचना है, तो आपका फोर्स एग्जैक्टली स्प्रिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इज दिस क्लियर? यस सर। अब सुनो जरा कि जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, या एक्स किसको स्टैंड करता है? एक्स इज इलोंगेशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। जो नेचुरल लेंथ रहेगा ना, वहां से इलोंगेशन और कंप्रेशन को मेजर करना। सर ये क्या बोल रहे हैं? देखिए कभी भी है ना आपका क्लास ऑफ हो सकता है क्योंकि बहुत तेज बारिश होना स्टार्ट हो गया है, वाईफाई में प्रॉब्लम आ सकता है, सो बी केयरफुल। ओके, तो मेरे घर पे भी हो रहा है बारिश बहुत ज्यादा। ठीक है, बस 2 मिनट। आप मान लीजिए शुरुआत में स्प्रिंग नेचुरल था और उसको 3 सेंटीमीटर इलोंगेट किए, तो आप पोटेंशियल एनर्जी लिखे हाफ के 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अब हम बोल दें कि देयर इज फर्दर 2 सेंटीमीटर इलोंगेशन, तो अब आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के 2 सेंटीमीटर नहीं लीजिएगा, 5 लीजिएगा। बात समझे? यस सर। बस इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। देयर इज वेरी गुड क्लास एंड आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सो बी केयरफुल अबाउट दिस।